मेरा नाम प्रीति है। कभी कभी समय इंसान को इस तरह से बेवकूफ़ बना देता है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमारे बेवकूफ़ बनने की असल वजह वही है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरे पति की एक बहुत ही अजीब सी हरकत थी। वो हरकत ये थी कि उन्हें अंधेरे में रहना बहुत पसंद था। कमरे में आते ही वो अंधेरा कर दिया करते थे और उसके बाद सुबह मेरे सोकर उठने के बाद ही कमरे की लाइट ऑन हुआ करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति की सच्चाई का पता लगाऊंगी कि आखिर लाइट बंद होने के बाद वो क्या करते हैं। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और उस पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस घर में मैं आ चुकी थी और जिस इंसान के साथ मैं रह रही थी वो मेरे साथ एक हद में रहता था। कहते हैं ना कि दुनिया नहीं देखी, तो मेरा भी यही हाल था। मैं एक ऐसे परिवार से थी जहां सारे फैसले बड़े ही किया करते थे। बच्चों को तो अपनी मर्जी के मुताबिक खुलकर सांस लेने की भी परमिशन नहीं थी। सुबह सवेरे घर के कामों में लग जाना, दोपहर में खाने पीने का इंतजाम और शाम होते ही घर के सब लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना। मैं 4 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। हमारे यहाँ बेटियां पैदा होने का मतलब बस एक ही होता था कि एक न एक दिन उन्हें विदा करना है। पापा यही कर रहे थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। उसकी जिंदगी कैसी थी यह हम में से कोई नहीं जानता था। ना कभी उसने हमें कुछ बताया था, ना हम में से किसी ने जानने की कोशिश की थी। बस इतना पता था कि वो अपने घर में चली गई है, जैसे सालों से हर बेटी के साथ होता आया है। अब मेरी बारी थी। मेरी माँ ने एक दिन मेरे पास आकर बैठते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का अच्छा है, उसका घर अच्छा है, घर में ज्यादा मेंबर नहीं है। तुम्हारी शादी होने में अभी 6 महीने का समय है। मुझे अपनी शादी के बारे में सुनकर कोई खुशी नहीं हुई थी। मेरी बड़ी बहन भी मेरी शादी पर आई थी। हाँ, मुझे इतनी इजाज़त ज़रूर मिल गई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी की शॉपिंग कर सकती हूँ, क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त मुझे मेरी बड़ी बहन ने दिलवाई थी। मेरी दोनों बहनें बाजार जा रही थी तो मुझे उनके साथ भेज दिया गया था। मैं जब बाजार गई तो वहाँ पर मैंने अपनी शादी की डटकर शॉपिंग की थी, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार इस तरह की इजाज़त दी गई थी। मैं बहुत खुश थी और अब मुझे धीरे धीरे अपनी शादी में भी इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि मेरे दहेज का सारा सामान, मेरे पहनने के सारे कपड़े और सब कुछ मेरी पसंद और मेरी मर्जी का खरीदा जा रहा था। एक दिन मैं बाजार में थी जब हम लोग सैंडल खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान में चलने वाले थे। अचानक मेरी एक आदमी से टक्कर हुई। ये काफ़ी उम्रदार आदमी था। मेरे हाथ में पॉपकॉर्न थी और मैं पॉपकॉर्न खाते हुए दुकान के अंदर एंटर कर रही थी। टक्कर होने की वजह से मेरे हाथ से सारी पॉपकॉर्न गिर गई थी। मुझे उस आदमी पर बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने एक नज़र घूर कर उसकी तरफ देखा तो नोटिस किया कि वो मुझे मुस्कुराते हुए बड़ी गौर से देख रहा था, ऐसे जैसे उसकी नज़र मेरे चेहरे से हटी नहीं रही हो। मैं अभी उससे कुछ कहने ही वाली थी, इतनी ही देर में मेरी बहन आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ मुझे बिना पलक झपकाए देखता रह गया। पता नहीं वो वहां से कब गया था, लेकिन मैं तो सैंडल खरीदने में बिजी हो गई थी। अब मेरी शादी में पूरा 1 हफ्ता रह गया था। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो गई थी। जिस फैमिली के लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो भी हमारी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली का था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी, शादी से 2 दिन पहले उसके घर वालों का फोन आया और उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर तो मेरे घर वाले भड़क उठे थे और परेशान हो गए थे कि लगभग शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, बीच में सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और अब ये लोग आखिर शादी से क्यों इनकार कर रहे हैं। मेरे माता पिता वहां गए और उन लोगों से जाकर बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है, हम ये शादी नहीं करना चाहते। मेरे घर वाले हैरान रह गए थे कि अब क्या हो गया, उनकी तो बहुत बेइज्जती होगी और उससे भी ज्यादा बेइज्जती उनकी बेटी की होगी। मेरे पिता ने तो ये भी कहा था कि अगर आपको हमारी बेटी पसंद नहीं थी तो ये बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी। बच्चों का रिश्ता तो 6 महीने पहले से तय है और शादी की तारीख भी। ये बात आपको शादी से 2 दिन पहले याद आई है, मगर उसके घर वाले लगातार इस रिश्ते से इनकार किए जा रहे थे। वो लोग चाहते थे कि ये शादी ना हो। एक बार उनके मुंह से शादी के लिए ना निकल गई थी तो वो लोग लगातार ना ही कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था।
मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे कह रही थी कि तेरी किस्मत खराब निकली प्रीति, ये तेरे साथ क्या हो गया। जिस घर में पिछले 3 महीनों से शादी की तैयारी चल रही थी, खुशियों का माहौल छाया हुआ था, अब ये खबर सुनने के बाद घर के सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए थे और पूरे घर की रौनक ही खत्म हो गई थी। मैं भी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझ में तो ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो लड़के वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि लड़के का खुद भी कहना था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो मेरा होने वाला पति मुझसे बात करने की काफी कोशिश करता था, मगर मैं शर्मीली टाइप की लड़की थी, इसलिए मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे घर वाले बहुत परेशान और शर्मिंदा थे। मेरी माँ तो कहती थी कि हमें लड़के वालों के खिलाफ केस दर्ज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रीति के भाग्य में जहाँ शादी करना लिखा होगा उसकी शादी वहीं होगी। शायद उसके भाग्य में इस लड़के के साथ शादी करना नहीं लिखा। अगर मेरे भाग्य में उसके साथ शादी करना नहीं लिखा है तो फिर मेरे भाग्य में क्या लिखा था? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था? जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी बेइज्जती कितनी होगी? बस मैं और मेरे घर वाले इस बात से परेशान थे, क्योंकि अभी मेरे रिश्ते को खत्म हुए सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे, लेकिन रात के समय खबर ने हमारे पूरे घर के माहौल को बदल कर रख दिया था। मेरे पिता के पास मेरे लिए एक रिश्ता आया था। कोई अमीर आदमी था जो अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आया था, और ये रिश्ता बहुत ही अमीर घर से आया था। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शायद मेरा नसीब इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था जिसके लिए मेरा अब रिश्ता आया था, क्योंकि मेरे घर वालों ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते से डबल अच्छा था। लड़का कम उम्र का खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर था और बड़ी कंपनी का मालिक था। घर में उसका सिर्फ बड़ा भाई था, माता पिता भी नहीं थे, सिर्फ एक बहन थी। उसकी शादी हो गई थी और वो कभी कभी अपने मायके आया करती थी। मेरा रिश्ता लेकर लड़के का बड़ा भाई आया था। मेरे घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और शादी 2 दिन के बाद ही तय हुई थी। जिस डेट पर मेरी पहले शादी होने वाली थी उसी डेट पर अब होने जा रही थी। मुझे जब ये खुशखबरी सुनाई गई तो मैं हैरान रह गई थी कि क्या इस तरह भी ऊपर वाला चमत्कार दिखा देता है। अब मेरे घर वालों की बेइज्जती होने से तो बच गई थी। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत बच गई है, वरना ये दुनिया न जाने मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती। फाइनली मेरी शादी का दिन आ गया था। मुझे मेरी बहन ने लड़के की फोटो दिखा दी थी। लड़का अच्छा था। जिस लड़के से मेरी पहले शादी होने जा रही थी ये उससे भी बहुत अच्छा था, और अब फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था और सारे मेहमान भी मैरिज हॉल में पहुंच गए थे। जब मैं मंडप में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि मेरा पति सहरा बांधकर पहले ही वहां पर मौजूद था। उसका कद-काठ बिल्कुल कम उम्र के लड़कों के जैसा था। सब लोग कह रहे थे कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा और उसकी जोड़ी मेरे साथ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी शादी भी कोई ज्यादा उम्र में नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ 20 साल की ही तो थी और बस 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने की इजाजत मेरे घर वालों ने मुझे नहीं दी थी। फेरे होने की रस्म शुरू होने वाली थी जब अचानक मैरिज हॉल की लाइट चली गई और पूरे मैरिज हॉल में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली थी, लेकिन फिर भी मोबाइल की रोशनी में वो मजा नहीं आ रहा था जो लाइट की रोशनी में आता है। कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा हुआ तो एक अजीब सा शोर मचा। उसके बाद पता चला कि लाइट में कुछ दिक्कत हो गई है। मेरे होने वाले पति विशाल ने कहा कि पंडित जी, हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और मैं शुभ मुहूर्त में ही शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप अपना जारी रखिए। अंधेरे में ही मोबाइल की धीमी रोशनी में मेरे पति के साथ शादी की सारी रस्मों को अंजाम दिया गया। हम दोनों ने एक साथ फेरे लिए। फिर मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया। मेरे पति ने अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वैसे भी मैंने विशाल के बारे में लोगों के मुंह से बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए मैं उनको देखने के लिए उतावली हो रही थी। फिर भी मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। सारी रस्में हो जाने के बाद लाइट भी ठीक हो गई थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि अब तो मैं विशाल की हो गई हूँ। जब हम लोग घर चले जाएंगे तब मैं सिर्फ उनको ही देख सकूंगी, उनसे बातें करूंगी, उनसे मिलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस इंसान के साथ मेरी शादी होने जा रही है
और जितना लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ था वो काफ़ी दुखदायक था, लेकिन किस्मत का पलटना कि ऊपर वाले ने एक तरफ से मेरा रिश्ता ख़त्म किया तो दूसरी तरफ से मुझे दुगना अच्छा हमसफ़र दिया। मेरी विदाई हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरा घूंघट हटा दिया गया था क्योंकि मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खुले मिजाज के भी थे। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मैं खुश थी और फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया था। मैं अपने फूलों से सजे हुए कमरे को चारों तरफ से देख रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और जिसकी तमन्ना शायद मैंने कभी नहीं की थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया, जो बिल्कुल वही तस्वीर वाला लड़का था, खूबसूरत, गोरा चिट्टा और मेरे दिल को भाने वाला। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था और मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मगर शादी की पहली रात थी, उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया था क्योंकि उसकी बातें बहुत ही अजीब थी। मगर मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। वैसे भी ऊपर वाला शादी के बाद दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मैं इस इंसान से ऐसी उम्मीद लगाए बैठी थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी। हाँ, यहाँ पर मैं बहुत खुश रह सकती थी क्योंकि इन लोगों के पास बेशुमार दौलत थी। लेकिन मेरे पति की बातें मेरे दिल को चुभ रही थी। उसने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया कि मैं बहुत शांत मिजाज का इंसान हूँ। मुझे शांति और अंधेरा बहुत पसंद है। मुझे ज्यादा बातचीत करना भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी, परेशान थी। उसने कहा कि हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि आने वाले समय में तुम मेरी बातों को हर तरह से समझ जाओ और मुझे भी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, क्या पसंद नहीं है। एक पत्नी का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखे, उसका हर तरह से कहना माने। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे रोशनी में सोया नहीं जाता। जब भी मैं कमरे में दाखिल हुआ करूं तो सबसे पहले कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं होनी चाहिए और सुबह भी जब मैं कमरे से चला जाऊं तब रोशनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि दिन निकलने पर भी कमरे में मेरी इजाज़त के बिना रोशनी नहीं होनी चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, क्या बाहर से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं, उसे भी बंद कर देना और बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। जब मैं कमरे में आ जाऊं तो मुझसे ज़्यादा बात मत करना। ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूं, मैं बहुत मेहनत का काम करता हूं। जब ऑफिस से वापस आता हूं तो मेरा दिमाग पहले ही थका हुआ होता है। उस समय मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं बस जाकर सो जाया करूँगा और तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। उनकी बातें सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, और आपका खाना पीना? उन्होंने कहा कि खाना पीना मैं ऑफिस में ही कर लेता हूँ, यही मेरा रूटीन है। मैं बाहर से ही सब खा पी कर आता हूँ। तुम जिस समय मर्जी कमरे में आ जाओ, सो जाओ, मेरा इंतज़ार करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मुझे कमरे में रोशनी नहीं चाहिए। मैं बार बार इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर कमरे में रोशनी हुई और मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। विशाल की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी और अब मुझे एहसास हुआ था कि ये इंसान जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उसका दिल उसकी खूबसूरती से बहुत अलग है। उसकी शक्ल कहती है कि वो बहुत अच्छा, समझदार और पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसका दिल कहता है कि वो अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता है। इन सब बातों का यही मतलब होता है। भला शादी की पहली रात कोई मर्द अपनी पत्नी से इस तरह की बातें नहीं करता। मैं और कर भी कह सकती थी। ये बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली जरूर थी, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं इस इंसान की पत्नी बन चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, मगर विशाल की ये जिद बहुत अजीब और गैर मामूली सी लग रही थी। अगले दिन शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं अपने घर चली गई थी। अब घर में सिर्फ मेरे जेठ बचे थे। जब मेरा अपने जेठ से सामना हुआ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उनको कहीं देखा है। उनकी उम्र काफी हो गई थी। हैरानी वाली बात ये थी कि घर में ना तो उनकी पत्नी थी और ना ही उनके बच्चे थे। मेरे पति के पास तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके, क्योंकि शादी के अगले ही दिन वो अपने ऑफिस चला गया था। घर में अगर कोई था तो वो थे मेरे जेठ, विशाल के बड़े भाई उदय कपूर। अब अपने पति के हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी रातों की रूटीन बदल दी थी। जैसे ही शाम हो जाती थी, उनके घर आने का टाइम होता, मैं सारी रोशनी बंद कर देती। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता था। यहाँ तक कि बाहर की रोशनी को भी अंदर आने से रोकने के लिए मैं पर्दे ठीक कर दिया करती थी।
इतना गहरा अंधेरा हो जाता था, जो पहले मेरे लिए बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन अब ये सब कुछ मेरा फ्यूचर और मेरा साथ ही बन चुका था। मैंने नोटिस किया था कि मेरे जेठ जी सारा दिन घर में ही होते थे। जहाँ अपने मायके में मैं अपने घर के सारे काम करती थी, यहाँ ससुराल में आकर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर बहुत सारे नौकर थे और मेरे जेठ जी वो सारा दिन घर में रहते मेरी बोरियत दूर कर देते थे। उधर मैं अपने पति को खुश करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अपने सारे काम मैं शाम से पहले ही निपटा लिया करती थी, ताकि अपने पति के आने के बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े। जैसे ही मैं अंधेरे में लेटती तो ऐसा महसूस होता कि मैं किसी अंधेरी गुफा में आ गई हूँ, जहाँ न कोई आवाज़ है, न कोई रोशनी है और न ही कोई उम्मीद मौजूद है। शुरू में ये सब मेरे लिए नया था। मैं हमेशा लेटे लेटे अपने पुराने दिनों को याद करने लगती थी। मुझे अपने घर की रोशनी याद आती थी, जहाँ मैं अपनी बहनों के साथ बैठकर खूब सारी बातें करती थी। मेरा घर जहाँ पर हम लोग दिवाली पर ढेर सारे दिए जलाया करते थे, और जब हर रात सोया करते थे और हम लोगों को मस्ती करने का मन करता था तो लाइट ऑन करके कमरा बंद करके खूब मस्ती किया करते थे। लेकिन इस घर में तो मैं रोशनी को तरसने लगी थी। विशाल जब कमरे में आते तो मुझे लगता कि जैसे दरवाज़ा खुलने से रोशनी अंदर चली आएगी, मगर नहीं, वो हमेशा दरवाज़ा इस अंदाज से खोलते थे कि रोशनी अंदर आती ही नहीं थी। जैसे ही वो अंदर आते, कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा जाती थी। मैंने पहले दिन हिम्मत की और अपने पति से कुछ बात करने की कोशिश की, मगर विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थके हुए और आते ही जूते उतारकर और कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेट गए थे। यही उनकी जिंदगी का रूटीन था और अब यही मेरा भी बन चुका था। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या विशाल किसी परेशानी की शिकार है, क्या वो किसी डर में रहते हैं या उन्हें रोशनी से एलर्जी है। लेकिन मैं इन सारे सवालों के जवाब नहीं जानती थी और मुझे कभी मौका भी नहीं दिया गया था कि मैं कुछ भी जान सकूं। दिन इसी तरह से गुजरते गए और मैं इस हकीकत को कबूल करने लगी। मेरा मन करता कि मैं अपने पति से बातें करूं, उनसे पूछूं कि आखिर ये सब क्या है और क्यों करते हो आप ऐसा, मगर उनके सख्त बिहेवियर ने मुझे खामोश कर दिया था। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि ये उनके नेचर का हिस्सा है, शायद वो बचपन से ही ऐसे हैं या शायद कोई खास वजह है, मगर मैं उनका हिस्सा नहीं थी, इसलिए मुझे वजह जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था। शादी से पहले मैंने कभी इस तरह पूरी तरह से अंधेरे में वक्त नहीं गुजारा था। हमारे घर में भी लाइट कभी कभी चली जाती थी, लेकिन वहाँ बिजली के चले जाते ही इन्वर्टर ऑन हो जाता था और घर में दोबारा से रोशनी हो जाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की थी कि मेरे पति को मेरी मौजूदगी की परवाह ही नहीं थी। रात को जब वो कमरे में आते थे तो मुझे इस्तेमाल करते थे, अपना पूरा हक वसूल किया करते थे, लेकिन मेरे हक के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। मेरी भी कुछ खुशियाँ थीं, ज़रूरतें थीं, शादी के बाद के कुछ सपने थे जो हर पत्नी अपने पति के साथ साकार करना चाहती है। मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ साथ हम करीब आ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल ने खुद को एक अलग दायरे में रखा हुआ था जिसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपने पति को खुश करूं, मगर उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया। मैं चाहती थी कि कम से कम मेरे साथ वो अच्छा टाइम ही स्पेंड कर ले। मेरा वजूद सिर्फ एक साया था जो बस एक कमरे में रहने के लिए था, बिना किसी अहमियत के। मुझे इस घर में आए कुछ हफ्ते हो चुके थे। अब तक मैं खुद को अजनबी महसूस करती थी। दिन अकेले में और रात अंधेरे में गुजार रही थी। इस घर के नौकर बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ दिन में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मेरे जेठ जी ज्यादातर घर में ही रहते थे। मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक दो बार जब मैं हॉल में सोफे पर बैठी होती थी तो वो मेरे सामने आकर बैठ जाते थे, नौकरानी से चाय बनाने को कहते और मेरे साथ बातों में बिजी हो जाते थे। लेकिन वो मेरे जेठ थे, मेरे पति के बड़े भाई। मुझे उनसे शर्म आती थी, क्योंकि एक औरत देवर से तो इतनी हंसी मजाक कर लेती है, मगर जेठ से एकदम खुलकर बातचीत नहीं कर पाती। मैं उनकी इज्जत करती थी, मगर वो मेरे साथ ऐसे पेश आना चाहते थे जैसे वो मेरे दोस्त हो, क्योंकि बातों ही बातों में वो कुछ हंसी मजाक की भी बातें कर लिया करते थे और बार बार मेरी फिक्र किया करते थे कि तुम कितनी अकेली हो गई हो, मैं भी घर में अकेला रहता हूँ, सारा काम तो विशाल संभालता है, तुम बस मुझसे बात कर लिया करो, हम दोनों की जिंदगी एक जैसी ही है। शायद ऊपर वाले ने इस घर में हम दोनों को एक दूसरे के लिए भेजा है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा था, हम दोनों एक दूसरे के लिए। तब उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
मेरा मतलब ये है कि तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई के नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शुरू से ही ऐसा है, हर किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। अब हर दिन मेरे जेठ जी से ही मेरा सामना होने लगा था, इसलिए मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लिया करती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वो मुझसे बात करते हैं, अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी अपना अकेलापन उनके साथ दूर कर लेना चाहिए। एक दिन मैंने अपने जेठ जी से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। मेरी बात पर वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी शादी हो चुकी थी। उस समय मैं 22 साल का था, लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरी पत्नी मर गई। उसके साथ एक हादसा हो गया था, एक एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी। मैंने कहा, तो फिर आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आप दोबारा शादी भी तो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बस मुझे अपनी पत्नी की याद आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं भैया। न जाने क्यों मेरा ऐसा कहने पर उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया था। उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो? अब मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम मुझे मेरा नाम लेकर पुकार सकती हो। मैं उनकी बात पर अचानक शर्मिंदा हो गई थी। शायद उनको मेरा भैया कहना पसंद नहीं आया था। इस तरह मेरा सारा दिन अपने जेठ के साथ बातें करने में गुजर जाता था। मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति के और उनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे मेरे अपने हों, और मेरा पति मेरे साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे मेरे लिए कोई गैर हो। मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं थी, न खाने पीने की, न किसी चीज की कमी थी, तो सिर्फ अपने पति की मोहब्बत और उनके ध्यान की, जो वो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे, और न ही उनके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि ये सब मेरा भाग्य है और भाग्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद थी, एक चाहत थी कि शायद किसी दिन रोशनी की एक किरण मेरे लिए भी निकलेगी। शायद अंधेरे में ही कोई किरण चमके और मैं इस बेरंग जिंदगी से बाहर निकल सकूं। मगर वो दिन कब आएगा? जिंदगी इसी तरह से चल रही थी और अब मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब मुझे पता चली तो मैंने फौरन ही इस बारे में अपने पति को बताया। मुझे लगा कि शायद पिता बनने की खुशी उन्हें बदल कर रख देगी, लेकिन इस खुशखबरी के बारे में सुनकर भी उन्हें वो खुशी नहीं हुई थी जो एक पति को होती है। अंधेरे में उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो जल्दी सो गए थे, और अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से कमरे में आए तो उनमें मैंने एक अजीब सा बदलाव पाया था। वो ये था कि जब अंधेरे में वो मेरे करीब आए तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिए थे। मुझे उनके हाथों में कोई नाजुक मुलायम सी चीज महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने वो नाजुक चीज मेरे हाथ पर रख दी, और वो नाजुक सी चीज एक गुलाब का फूल था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा, ये क्या है? लेकिन उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी और नरमी से चुप रहने का इशारा किया। मैं हैरान रह गई थी कि ये वही इंसान था जो हमेशा मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करता था। यहाँ तक कि उन्हें तो पिता बनकर भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। ये बदले हुए विशाल कौन थे? उनकी बातों में उस रात मोहब्बत की अजीब मिठास थी। मैं जानती थी कि उनका मूड हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि जिस रात वो अपना हक पाने के लिए मुझे अपने करीब करते थे तो मेरे साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे, लेकिन जब दिन में मैं उनसे किसी तरह की कोई बात करती तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी मौजूदगी भी उन्हें खलती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किसी नए इंसान के साथ मुलाकात हो रही है। एक बहुत ही अजीब बात थी जो मैं हमेशा महसूस किया करती थी। वो ये होती थी कि मेरे पति रात के अंधेरे में मुझसे कोई बात नहीं करते थे, बिल्कुल खामोश रहते थे, लेकिन वो मुझे इस तरह से छुआ करते थे क्योंकि मुझे महसूस होता था जैसे उनसे ज्यादा नरम नेचर का इंसान कोई भी नहीं है। मगर जब दिन के समय मैं उनकी आंखों में झांकती तो मुझे कभी मोहब्बत दिखाई ही नहीं देती थी। शायद मेरी मोहब्बत का असर धीरे धीरे अब उन पर हो रहा था और पिता बनने की खुशी उन्हें हो रही थी, लेकिन वो एक जैसे क्यों नहीं रहते थे? जैसे रात में है ऐसे दिन में भी तो रह सकते थे। मैंने कई बार कोशिश की थी कि मैं रात के समय ही उनसे पूछूं कि आखिर आपको क्या हो जाता है, लेकिन मैं जब भी उनसे कोई बात करना चाहती वो मुझे अपनी मोहब्बत के दायरे में ले लिया करते थे। मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश करवा दिया करते थे, मुझे सहलाते थे, मुझे तसल्ली देते थे, जिससे मैं नरम पड़ जाती थी और उनसे कोई बात नहीं करती थी। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक हर रात मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हर रात उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था। यहाँ तक कि मेरे जेठ को भी ये बात पता चली
तो उनकी भी खुशी के ठिकाने नहीं थे। जो काम मेरे पति को करने चाहिए थे वो काम मेरे जेठ जी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि विशाल को इन सारे कामों के लिए फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैं ये सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। घर में बच्चा आएगा तो उसके साथ मैं भी तो खेलूंगा ना, मेरा अकेलापन दूर होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। वो खुद बाजार जाकर बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे थे, मेरे खाने पीने की चीजें लेकर आया करते थे। नौकरानी से कहते थे कि वो मेरे खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखा करे। यहाँ तक कि उन्होंने घर में एक कमरे में अलग से बच्चे की जरूरत का सारा सामान मौजूद कर दिया था। मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि ये सारे काम तो मेरे पति को करने चाहिए, मगर मैं अपने जेठ को भी ये सारे काम करने से मना नहीं करती थी, क्योंकि मेरा होने वाला बच्चा उनके ही परिवार का सदस्य था। लेकिन जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तब भी विशाल से ज्यादा खुश मेरे जेठ जी ही थे। उन्होंने पूरे घर में मिठाई बांटी थी, यहाँ तक कि पूरे अस्पताल के लोगों का मुंह भी मीठा करवाया था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी मेरे पति ने मुझसे हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले थे। यहाँ तक कि मेरे साथ अस्पताल में भी मेरे जेठ ही मौजूद थे। उन्होंने ही मेरे बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया था। मैं विशाल की इस हरकत से उनसे बहुत नाराज थी कि ऐसे समय में भी उनके लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो तो एक दिन भी अस्पताल में मेरे पास नहीं आए थे। मैं चाहती थी कि अब की बार मैं उनसे शिकायत जरूर करूंगी कि क्या वो इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ रहे थे या फिर कोई और बात थी। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मैंने अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया था। मैं कमरे में मौजूद नहीं थी, मैं उनका बाहर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे सवाल से उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। मैंने कहा कि आपको कमरे में अंधेरा पसंद है, आपको किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, आपको खामोशी पसंद है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती है कि आपको अपनी औलाद भी पसंद नहीं है। मेरे पति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह से खामोश रहे और नजर झुकाकर मुझसे कहने लगे कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो मुझसे हाथ छुड़ाकर चले गए थे। उनके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वो कभी रात के समय मुझसे बहुत मोहब्बत करते तो दिन के समय मेरे साथ लापरवाही से पेश आते थे। मेरे बच्चे का ख्याल पति से ज्यादा जेठ जी ही रखते थे। मेरा बेटा ज्यादातर उनके पास ही रहता था। मेरे पति के पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बेटे को गोद में लेकर उसे प्यार कर सके। मैं उनके बच्चे की माँ थी, ना तो उन्हें मेरी परवाह थी और ना ही अपने बच्चे की परवाह थी। मेरे जेठ सारा दिन मेरे बेटे का ख्याल रखते थे और मुझसे भी बहुत हंस हंस कर बातें किया करते थे। मुझसे बार बार मेरी जरूरत के बारे में पूछते रहते थे। कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। मगर मेरे जेठ मेरे लिए जो कुछ कर रहे थे, मुझे उस सबसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। मैं चाहती थी कि मेरे साथ यही सब कुछ मेरा पति करे। मेरा दिल करता था कि मैं उनसे साफ साफ पूछूं कि वो मुझसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं, लेकिन मैं डर जाती थी क्या होगा अगर उनका जवाब वही हुआ जो उन्होंने शादी की पहली रात दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये सब कुछ एक वक्ती एहसास है। क्या होगा अगर उनके जवाब ने मेरी आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली। इसके बावजूद मैं खुद को तसल्ली देती रही। मैंने अपने बेटे की खुशियों में अपनी उलझनों को दफन करना सीख लिया था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये सवाल हर रोज उभरता था कि मोहब्बत ऐसी चीज है जो बुरे से बुरे इंसान को बदल देती है। मेरे जेठ हमेशा मुझसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आते थे। मुझे उनकी इन हरकतों से अजीब भी लगता था, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि वो एक अच्छे इंसान है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा भी अपने पापा से ज्यादा अपने ताऊजी से अटैच हो गया था। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया था और मेरे पति के बीच कुछ भी नहीं बदला था। एक रात जब मेरे पति मेरे करीब आए तो हर बार की तरह उनका बिहेवियर मेरे साथ नरम था। इस बार हम दोनों के बीच अचानक एक हादसा हो गया जिसमें मेरे पति को मेरी वजह से चोट आई। अंधेरे में मुझे ज्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देता था। शायद मेरा हाथ मेरे पति के माथे पर लग गया था। मेरे नाखून बड़े बड़े थे, इसलिए मेरे हाथ का एक नाखून जब मेरे पति के माथे पर लगा तो अचानक उनकी एक जोरदार चीख निकली। मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। मैं जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जकड़ लिया, पर मुझे लाइट ऑन करने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे पति की चीख से कि उनको कोई नुकसान पहुंचा है। मैं समझ तो गई थी कि मेरे हाथ का नाखून उनके लग गया है, मगर उन्होंने मुझे लाइट ऑन करने नहीं दी। लेकिन अगली सुबह जब मैंने विशाल के ऑफिस जाने से पहले उनके माथे पर नोटिस किया
तो किसी भी चीज का जख्म का निशान नहीं था। मुझे लगा कि शायद नाखून ने ज्यादा गहरा जख्म नहीं छोड़ा होगा। वो ऑफिस चले गए। उसके बाद रोज की तरह मैं अपने बेटे को गोद में लेकर घर में टहल रही थी। जेठ जी भी रोज की तरह मुझसे मेरे बेटे को अपनी गोद में लेने के लिए आए थे, तो अचानक मेरी नजर उनके माथे पर गई। मुझे हैरानी हुई कि जो जख्म मेरे पति के माथे पर होना चाहिए था, वो मेरे जेठ के माथे पर क्या कर रहा था। वो बड़े प्यार से मेरे बेटे को अपनी गोद में लेकर चले गए थे। न जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में शक का एक बीज आ चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे में मेरे साथ कुछ गलत होता है। अगर मेरे पति के माथे पर निशान नहीं था, तो फिर ये निशान मेरे जेठ के माथे पर क्या कर रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो मैं सोच रही थी, अगर वो सच निकला तो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पति का मुझे नज़रअंदाज करना, मेरे साथ गलत बर्ताव करना, मेरे साथ अपनी कोई जिम्मेदारी ना निभाना, और मेरे जेठ जो कि मेरे पति के बड़े भाई थे, वो हर तरह से मेरी और मेरे बेटी की खुशी का ख्याल रखते थे। मैंने सोचा मेरे साथ ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे मेरे इर्द गिर्द कुछ चल रहा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर रही हूँ। ये शक जड़ पकड़ने लगा था और मुझे सच्चाई जाननी थी। अगर ये सब मेरा वहम था तो मुझे उसे दूर करना था, और अगर ये हकीकत थी तो मुझे उसका सामना करना था। उस रात जब मैंने हर रात की तरह अपने पति को अपने करीब आते हुए देखा और उनके नरम हाथों को महसूस किया, तो मैंने फैसला किया कि मुझे अभी और इसी समय रात से पर्दा हटाना होगा। मैंने पहले ही अपने दिमाग में प्लान बना लिया था, ताकि जिसे मैं सही मौका मिलने पर इस्तेमाल करूं, और मुझे सही मौका मिल चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं लाइट ऑन कर दूंगी ताकि मेरे नजदीक खड़ा इंसान कौन है उसे मैं देख सकूं। उनके हाथों में आज भी वैसे ही नरमी थी जो कभी कभी मुझे अजीब लगती थी। जैसे ही वो मुझसे बात करने के लिए थोड़ा करीब आए, मैंने बिना कुछ सोचे अचानक लैंप का बटन ऑन कर दिया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। लेकिन अपनी आंखों के सामने मैंने जो नजारा देखा, उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे सामने विशाल मौजूद नहीं थे, बल्कि मेरे पास खड़ा हुआ इंसान मेरे जेठ जी थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग खामोश हो गया, शरीर जैसे कोई हरकत नहीं कर पा रहा हो। मैंने दोबारा अपनी आंखों को झुकाया। शायद ये कोई धोखा था, शायद रोशनी की चमक ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था, लेकिन नहीं, ये सब सच था कि मेरे पति नहीं बल्कि उनके बड़े भाई थे। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। हर रात को जब मेरे पति मेरे साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे, दरअसल वो मेरे पति नहीं होते थे बल्कि मेरे जेठ होते थे, जो विशाल की जगह पर मेरे कमरे में आ जाते थे। और दिन के समय जब विशाल का मूड खराब होता था तो वो विशाल ही होते थे। ये सब एक सोची समझी साजिश थी जो मेरे साथ की जा रही थी। पिछले 1.5 साल से मेरे साथ ये खेल खेला जा रहा था। मेरा दिल बंद हो रहा था, मेरी सांस रुक रही थी, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था? एक ही कमरे में रहते हुए, एक ही छत के नीचे इतना बड़ा धोखा। इसका मतलब विशाल को सब कुछ पता था और वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे। मेरे जेठ भी मेरे सामने नजर झुकाकर खड़े हुए थे, मगर अब बहुत हुआ। मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि ये सब आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ पर क्यों हो? आखिर ये सब कब से चल रहा है? मैं सब समझ गई हूँ, मैं सब जान गई हूँ। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने चिल्ला चिल्ला कर विशाल को आवाज लगाई, विशाल कहाँ है? आप मेरे सामने आइए विशाल। बस बहुत हुआ आपका ये नाटक विशाल। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे जेठ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने घूर कर उन्हें देखा और एक ही झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विशाल कहाँ है? मेरे चिल्लाने पर, शोर मचाने पर मेरे जेठ ने कहा कि खामोश हो जाओ प्रीति, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज तुम खामोश हो जाओ, रोना बंद करो। मैं सब बताता हूँ। दरअसल मैं ही विशाल हूँ। मेरा नाम विशाल कपूर है और जिसको तुम विशाल समझती हो उसका नाम उदय है। मैंने सारी जिंदगी अपने भाई बहन का ख्याल रखते रखते गुजार दी, उनकी खुशियों का ख्याल रखा। मेरे माता पिता मर गए थे। मैंने अपने भाई बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। बहन की शादी कर दी और अपने दोनों भाइयों को भी उनका हक दे दिया, उनकी शादी कर दी। मगर कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे अपनी भी शादी करनी चाहिए। मुझे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, या फिर घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कभी मेरे दिल में शादी का ख्याल ही नहीं आया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पत्नी मर चुकी है।
मैंने तो कभी शादी ही नहीं की, बस अपने भाई बहन की खुशियों का ख्याल रखते रखते कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए तो मेरी इतनी उम्र हो गई। हमेशा मैंने सबसे पहले अपना सबसे जरूरी काम पैसा कमाना और अपने भाई बहन का ख्याल रखना ही समझा था। लेकिन जब उनकी शादी के बाद मैं अकेला हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन बड़ी बुरी चीज है। मैंने सारी जिंदगी सबके लिए सब कुछ किया, मगर अपने लिए मैं कुछ ना कर सका। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में देखा। तुम्हें देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा था जैसे मुझे तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करनी चाहिए थी। तुम्हारे जैसी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें देखता रह गया। पहली नजर में मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। फिर मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी में सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय रह गया। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने प्लान बनाया कि तुम्हारी शादी कैंसिल भी तो हो सकती है। जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही थी, उसके घर वालों को मैंने पैसे देकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहा तो वो लोग मान गए और उन्होंने तुम्हारे घर वालों से शादी के लिए इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि मुझ जैसे लड़के से ना तो तुम कभी शादी करोगी और तुम्हारे घर वाले भी इतनी आसानी से मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। इसलिए मैंने एक और प्लान बनाया। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे घर अपने ही नाम से रिश्ता लेकर जाऊंगा, लेकिन लड़का बदल दूंगा। उदय मेरे ही कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। उसे मैंने पैसों का लालच दिया था और कहा था कि तुम्हें झूठी शादी करनी होगी। दरअसल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हुई थी, क्योंकि शादी वाले दिन जब लाइट चली गई थी तब उदय को हटाकर मैं दुल्हा बनकर वहां आ गया था। मैंने ही तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। मैंने ही उससे कहा था कि वो तुम्हारे साथ कड़क बिहेवियर रखा करे, ताकि तुम कभी भी उसकी मोहब्बत में ना उलझ सको, कभी तुम उसके करीब न जा सको। मैं तुम्हारे साथ हमेशा नरमी बरतता था ताकि तुम मुझसे अटैच हो सको, लेकिन मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। तुम एक शरीफ घर की लड़की हो। अपने पति के होते हुए तुम अपने जेठ पर कैसे नजर रख सकती हो, और फिर वो जेठ जो ज्यादा उम्र का हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया प्रीति, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। हर रात लाइट बंद होने के बाद उदय कमरे से निकल जाता था और मैं कमरे के अंदर जाकर तुम्हारे साथ प्यार भरा समय गुजारता था। तुम्हारे सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, इसलिए कमरे में तुमसे अंधेरा करने के लिए कहा गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैंने फौरन उनका हाथ झटक दिया और कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। आपने मेरे साथ ही क्यों किया? कितने समय से मैं अपने पति की अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब पता चला कि वो मेरा पति होता तभी तो मुझे अटेंशन देता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ करके आपने मुझे हासिल कर लिया? नहीं, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और वहां से जाने लगी थी। विशाल, जो कि मेरे जेठ नहीं बल्कि मेरे असली पति थे, वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, मुझसे माफी मांगने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि प्रीति, ये बच्चा भी मेरा ही है। ये बात सुनते ही जैसे मेरी आंखों में उबाल आ गया था। मैंने उनकी एक रिक्वेस्ट न सुनी और फिर मैं अपने मायके आ गई थी। मैंने अपने घर वालों को जब ये सब कुछ बताया तो वो लोग भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार था जहां लड़कियों की शादी करने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। और आज मेरे घर वालों को इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वो जान लेते तो शायद उन्हें पता चल जाता कि उनकी बेटी इतने समय से किस तकलीफ से गुजर रही है। मैंने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे यही समझाया कि इस बच्चे की खातिर तुम एक बार दिमाग से सोचो। उस इंसान ने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। भले ही उसका शादी करने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। वो तुम्हें चाहता था। ये बच्चा भी उसका ही है और उसने हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा। इस बच्चे की खातिर उसे माफ कर दो। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहती थी। वो मेरे घर पर मुझसे माफी मांगने के लिए कई बार आए थे, लेकिन मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इतनी आसानी से इस धोखे को कैसे भुला सकती थी? काफी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। उन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मेरे घर वालों से माफी मांगी, मेरे सामने आने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें माफ नहीं कर रही थी। लेकिन जब मेरा बेटा रोया करता था, मुझे परेशान किया करता था और जब मैं गहरी सोच में चली जाती थी,
उसके फ्यूचर के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि मुझे अपने पति को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा असल पति कौन है। उन्होंने पूरे 6 महीने तक मुझसे माफ़ी मांगी थी और हर बार मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था, लेकिन अब वो मुझसे माफ़ी मांगते मांगते थक चुके थे और मैं अपने बच्चे की खातिर टूट गई थी। इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। हमेशा मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश और खुशी का ख्याल रखा था। मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखा था। वो उसके असली पिता थे और इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता था। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और पुरानी जिंदगी को भूलने की पूरी कोशिश की। ये वही इंसान था जिसने मुझे बाजार में पहली बार देखा था और मुझे पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। अब मैं उनके साथ जिंदगी तो गुजार रही हूँ, लेकिन फिर मैं शर्मिंदा होती हूँ कि उन जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो सिर्फ दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि वो मेरी और अपने बेटे की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।